Okay, so we will start with a very quick recap of optics. मतलब अभी आने वाले 2-3 लेक्चर दे विल बी क्विक रिकैप ऑफ ऑप्टिक्स. और व्हेन आई से ऑप्टिक्स हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ रे ऑप्टिक्स की ही बात कर रहे हैं, तो वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट विच ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स. वेरी गुड. तो बिफोर वी स्टार्ट विथ रे ऑप्टिक्स का पूरा कितने टॉपिक्स कवर करने हैं सब बताऊंगा. और फटाफट से हम लोग सारे फॉर्मूला भी रिवाइज करेंगे. और ये जो आज का, कल का और मे भी थर्ड लेक्चर, तो 2 या 3 लेक्चर आएंगे. ये दोनों तीनों लेक्चर दे विल बी बेस फॉर यू टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ रे ऑप्टिक्स. तो जितने आने वाले 3 लेक्चर में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, मोर और लेस उसके बाहर कुछ क्वेश्चंस नहीं आते ऑप्टिक्स में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इन जनरल रिमेंबर, आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, या फिर हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जिसको हमको रिवाइज करना है. तो इन रे ऑप्टिक्स व्हाट यू हैव सीन इज, रे ऑप्टिक्स में बेसिकली यू कैन से देयर आर 4 ब्रांचेस. सबसे पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स में भी स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इफ यू रिमेंबर. तो रे ऑप्टिक्स में हमको रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो रिफ्लेक्शन का पूरा थ्योरी पता होना चाहिए. देन रिफ्लेक्शन, इसमें इसमें भी यू हैव अगेन 2 ब्रांचेस. दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर या फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर. तो रिफ्लेक्शन में भी क्वेश्चंस दे कैन आस्क फ्रॉम 2 डिफरेंट ब्रांचेस. यू हैव रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर और देन यू हैव रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स. तो ये पूरे के पूरे जो 2-3 लेक्चर है, जो रिवीजन क्लासेस है आपके, उसका फ्लो भी वापस ऐसा ही रहेगा. तो इसलिए पहले ही लेक्चर में बता दिया मैंने कि रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर होगा, देन यू विल हैव रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स. एंड इफ यू रिमेंबर यू मस्ट रिमेंबर स्फेरिकल मिरर्स में भी 2 टाइप के मिरर्स होते हैं. कौन से 2 टाइप के होते हैं? कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स. So we will solve questions of course on both of these types. तो इसमें 2 टाइप है, एक है कॉन्केव मिरर. और अगर आपको याद होगा, कॉन्केव मिरर इज विच टाइप ऑफ मिरर? कॉन्वर्जिंग के डाइवर्जिंग? कॉन्वर्जिंग. तो ये कॉन्वर्जिंग मिरर होता है. एंड देन यू हैव अनदर टाइप ऑफ मिरर विच इज कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर. कभी कभी आपको क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको ये बोला नहीं होता है कि कॉन्केव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है, और ऐसा बोला होता है कि कॉन्वर्जिंग रिफ्लेक्टिंग सिस्टम है. रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्शन, कॉन्वर्जिंग, कौन करेगा कॉन्वर्स? कॉन्केव. कभी बोला होता है डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टिंग सिस्टम. तो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टिंग मतलब कौन? कॉन्वेक्स. बट इसके बाद यू हैव रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो फिर इसके बाद वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब सिमिलरली रिफ्रैक्शन में भी देयर आर सब टॉपिक्स. तो यू स्टडी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेसेस. तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, देन रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस. सिंगल कर्व सरफेस इज नॉट लाइक लेंस. लेंस हैज 2 कर्व सरफेसेस. तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व्ड सरफेस, single curved surface. And then you have refraction from double curved surfaces. Double curved surfaces मतलब basically lens. तो refraction from lens. अब ये जो refraction from lens है, इसमें वापस 2 टाइप के लेंस है. कौन से 2 टाइप के लेंस है? कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स. सिर्फ याद रखना, जो यहाँ पे कॉन्वर्जिंग होता है वो वहां पे डाइवर्जिंग होता है, और जो यहाँ पे डाइवर्जिंग होता है वहां पे कॉन्वर्जिंग होता है. तो कॉन्वेक्स लेंस इज कॉन्वर्जिंग लेंस एंड कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस. एंड यू हैव कॉन्केव लेंस व्हिच इज डाइवर्जिंग लेंस. गुड. इसके बाद वी विल स्टडी समथिंग कॉल्ड एज प्रिज्म थ्योरी. अब प्रिज्म थ्योरी में भी वी वांट टू सी थिंग्स इन डिटेल. सबसे पहले लेट मी मेक सम स्पेस फॉर दिस. ओके गुड. तो अब प्रिज्म थ्योरी में
प्रिज्म थ्योरी। तो इसका तीसरा पार्ट होगा। बाय द वे याद रखना, ये प्रिज्म इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओनली, उसको मैंने सिर्फ अलग से देखा है। तो प्रिज्म ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे ही बेस्ड होता है। तो आई विल जस्ट पुट इट सेपरेटली। अभी जो प्रिज्म थ्योरी है, प्रिज्म थ्योरी में यू विल यूज प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला और प्रिज्म फार्मूला अगर आपको याद होगा वो था, इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज मिनिमम डेविएशन। क्या था? मिनिमम डेविएशन। अब हमको कुछ एक्स्ट्रा भी सीखना है, वो देखेंगे हम लोग मैक्सिमम डेविएशन। तो वी विल सी प्रिज्म थ्योरी इन डिटेल। प्रिज्म फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम डेविएशन क्या होता है, उसके बाद मोर विल कम, डिस्पर्शन ऑफ लाइट है ऑफ कोर्स। फिर लास्टली इसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोगों को दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स देखने हैं, एक है माइक्रोस्कोप, एक है टेलीस्कोप। तो ये तुमने ऑलरेडी आपके थ्योरी क्लासेस में, मतलब आपके स्टेट बोर्ड क्लासेस में, यू हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दिस। लेकिन ये सिर्फ मुझे बताना पड़ता है कि हमको वापस से ये सारा का सारा थ्योरी पता होना चाहिए। सो इट इज जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर एवरीथिंग कि सारे के सारे फॉर्मूलास हमको वापस लगने वाले हैं टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ जेई नीट। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है जेई नीट में, वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं बताता जाऊंगा आपको। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में वी विल सी माइक्रोस्कोप इन डिटेल एंड टेलीस्कोप। टेलीस्कोप पे बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं कंपेयर टू माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में भी अगर आपको याद होगा तो दो टाइप के माइक्रोस्कोप थे। कौन से दो टाइप के माइक्रोस्कोप थे? सिंपल एंड कंपाउंड। तो माइक्रोस्कोप में भी देयर आर टू टाइप्स, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यू हैव सिंपल माइक्रोस्कोप, यू हैव कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल एंड कंपाउंड। तो ये पूरा पिक्चर आपको मैंने थ्योरी क्लासेस में भी बताया था कि दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इन ऑप्टिक्स। तो सेम अगेन दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू फॉर जेईई एंड नीट। अब सिर्फ इतना है कि मैं, जैसे थ्योरी क्लासेस में हम लोग इन डिटेल हम लोग इक्वेशंस को डिराइव करते हैं, यहाँ पे हम डिराइव नहीं करने वाले। वी विल जस्ट वेरी क्विकली गो थ्रू ईच ऑफ दिस कि रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर में हमने कौन से फॉर्मूला देखे, फिर हम लोगों ने रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स में कौन से फॉर्मूला देखे, राइट। देन ऑफ कोर्स रिफ्रैक्शन में व्हाट वी हैव लर्नड, एंड वी विल आल्सो मेंशन द फॉर्मूलास ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव सीन फॉर रिफ्रैक्शन इंक्लूडिंग स्नेल्स लॉ। प्रिज्म में हमने जितना देखा उससे बहुत ज़्यादा बाकी है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में आपके प्रिज्म थोड़ा सा ही दिया है, जस्ट डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन प्रिज्म फॉर्मूला एंड थिन प्रिज्म एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ कोर्स एंड एंगुलर डिस्पर्शन। इसके अलावा बहुत कुछ है। So we will learn about prism in detail, and then optical instrument में जितना तुमने सीखा है more or less sufficient होता है for JEE and NEET also. तो अब पूरे के पूरे ray optics में whichever topic we are studying, there are 4 fundamental laws of optics जो हर जगह पे applicable होंगे throughout any topic which you are studying. तो आपको सबसे पहले याद होने चाहिए what are the fundamental laws of optics. तो ऑप्टिक्स में तुम कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे ये फंडामेंटल लॉज और ऑप्टिक्स आर एप्लीकेबल। तो इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, अ रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम। तो रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन in a homogeneous and isotropic medium। और ये assumed है अब कि आपको homogeneous और isotropic medium का मतलब पता है। homogeneous medium is a medium in which the properties of the medium are same everywhere. Isotropic medium is a medium in which the properties of the medium are same in all directions। उसके बाद number 2, two rays of light can intersect each other without affecting their paths। Two rays of light can intersect each other without affecting their paths। फिर थर्ड लॉ था, इफ यू रिमेंबर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में लिखने नहीं वाला हूँ, आपसे बता देता हूँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी दो लॉ थे। पहले तो रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में लाइट जिस मीडियम से इनिशियली ट्रेवल कर रहा था फाइनली उसी मीडियम में ही जाता है। तो व्हाट हैपेंस इज अ रे ऑफ लाइट, let us say this is a reflecting surface, so ray of light comes, it is incident at some point on the surface, then ये हो गया नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब नॉर्मल क्यों ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि जो रे ऑफ लाइट है वो कितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ, एंड नॉर्मली हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ऑलवेज मेजर विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे था, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। गुड, अगेन दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको मैं फिलहाल थीटा बोल देता हूँ। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ थे। नंबर वन, the incident ray, the reflected ray, and the normal drawn at the point of incidence lying the same plane. The incident ray, the reflected ray, and the normal कहाँ draw किया? At the point of incidence lying the same plane. Number two, angle of incidence and angle of reflection are equal, provided the reflection is in the same medium. एयर से आया, एयर में गया तो I equal to theta. एयर से आया, वाटर में गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन दे आर नॉट सेम। तो रिमेंबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम इफ एंड ओनली इफ रिफ्लेक्शन इज इन द सेम मीडियम। उसके बाद हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यू शुड आल्सो रिमेंबर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में लाइट मीडियम चेंज करता है, तो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम सम मीडियम, देन इट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस। अभी इंटरफेस मतलब ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करे, राइट। तो इसके आगे जब भी मैंने ये वर्ड यूज किया इंटरफेस, मतलब इट इज अ सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडियम। सो हियर इन दिस केस लेट अस से दिस इज नॉर्मल। लेट अस इमेजिन कि एक रे ऑफ लाइट है, देयर इज अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट हियर। बाय द वे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, and as you know light is traveling from rare to denser, it bends towards normal, तो ये आ गया रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बराबर। तो यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो लॉ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइन द सेम प्लेन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिलेटेड टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाया स्नेल्स लॉ, बराबर। अब रिमेंबर, इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें मैं कुछ रूल्स यूज करता हूँ। ओरिजिनली लाइट जहां से ट्रेवल कर रहा था वो मीडियम 1 है, और जहां गया वो मीडियम 2 है, और मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, मीडियम 2 का μ2 है। अब टेम्पररीली नोटेशन चेंज कर रहा हूं मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को θ1 बोल रहा हूँ और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को θ2 बोल रहा हूँ। क्यों, समझेगा बाद में। तो फिलहाल समझ लो कि angle of incidence is θ1 and angle of refraction is θ2. So according to Snell's law, if you remember, Snell's law के हिसाब से refractive index of medium 1 मतलब mu1 into sine of angle in medium 1 is equals to refractive index in medium 2 into sine of angle in medium 2. तो ये आता है फॉर्मूला μ1 sin θ1, तो ये फॉर्मूला आता है μ1 sin θ1 इक्वल्स टू μ2 sin θ2। तो इसका मतलब म्यू इंटू साइन थीटा का जो प्रोडक्ट है वो होता है कांस्टेंट। तो जब भी आपको ऐसा दिखे ना, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, PV equals to constant where P is pressure, V is volume, तो तुम ऐसा लिख सकते हो P1 V1 equal to P2 V2 equal to P3 V3 equal to P4 V4 equal to Pn Vn। तो सिमिलरली जब म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट लिखा तो इसका मतलब μ1 sin θ1 equal to μ2 sin θ2 equal to μ3 sin θ3 चलता जाएगा। अब चलता क्यों जाएगा वो उस पर मैं वापस आऊंगा। तो फिलहाल टेम्पररी तो पता होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of refraction are related to each other via Snell's law, μ1 sin θ1 equal to μ2 sin θ2। इसके बाद हमने देखे थे इफ यू रिमेम्बर साइन कन्वेंशंस। तो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए
we have made some rules and those rules are called as sign conventions. ये क्यों रूल बनाए? क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो भी गया तो आंसर गलत आएंगे. There are certain rules that we have to follow every time when we solve a question of optics. Every time, remember. उसमें सिर्फ एक्सेप्शन है एक या दो. कब कन्वेंशन यूज नहीं करना वो मैं बताऊंगा, लेकिन अदरवाइज एवरी टाइम जब भी ऑप्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये रूल्स तुमको यूज करने हैं. रूल नंबर 1, हम लोग क्या करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, कंफ्यूजन कम हो इसलिए, जो भी आपके पास सिस्टम है, आप सिस्टम यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सिस्टम मतलब मिरर हो सकता है या फिर ये रिफ्रैक्टिंग सिस्टम जैसे कि लेंस हो सकता है. तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, ऑलवेज टू द लेफ्ट. तो जो रेज आ रहे हैं ऑब्जेक्ट से दे विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट हमेशा. तो जो भी रे डायग्राम तुम ड्रॉ करोगे उसमें रेज विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मतलब ऑल द रे डायग्राम्स आर ड्रॉन with rays traveling from left to right. So all the ray diagrams are drawn with rays traveling from left to right. From left to right. इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट इज टू द लेफ्ट. कभी कभी JEE में खासकर तुमको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा कर देते हैं, ऑब्जेक्ट राइट में रख देते हैं. तो उस केस में द रे डायग्राम विल बी ड्रॉन विद रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. गुड. अब क्योंकि हमको यहाँ पे ऑप्टिक्स में होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट है उसका एक इमेज बन रहा है. अब एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का साइज है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से या लेंस से, और उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है तो इमेज का साइज है, और इमेज बन रहा है तो इमेज का डिस्टेंस भी है, राइट. तो आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में करना क्या होगा, या तो ऑब्जेक्ट का साइज पूछा होगा या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा होगा या इमेज का साइज पूछा होगा या इमेज का डिस्टेंस पूछा होगा, या फिर आपको फोकल लेंथ पूछा होगा, या फिर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा होगा, या फिर आपको मैग्निफिकेशन पूछा होगा. मैग्निफिकेशन क्या है मैं उस पर आऊंगा आगे, राइट. तो एवरी टाइम यू आर सपोज टू फाइंड समथिंग विच इज मोर और लेस डिस्टेंस लेंथ. जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिस्टेंस, image distance is also distance, मतलब l⁻1 l⁻1 dimensionally. Object size is also distance, which is l⁻1, and image size is also distance, it is l⁻1. तो बेसिकली आपको डिस्टेंसेस मेजर करने हैं. तो डिस्टेंसेस मेजर करने का तो डिस्टेंस कहीं से तो मेजर करते हो ना. तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, एंड बाय द वे ये कॉन्केव है और इसको तुम कॉन्वेक्स बोलते हो. डिपेंड करता है फ्रॉम वेयर डू यू सी. इफ यू सी फ्रॉम द लेफ्ट तो ये जो शेप है इट इज कॉन्केव, एंड अगर मैं ऐसा शेप लेता हूँ एंड इफ आई लुक फ्रॉम लेफ्ट तो दिस इज कॉन्वेक्स. गुड. तो फिलहाल टेम्पररीली आई विल जस्ट ड्रॉ कॉन्केव, और आई विल ड्रॉ कॉन्केव मिरर. और मिरर में एक साइड हमेशा पॉलिश्ड होता है, रफ होता है, यहाँ से लाइट पास नहीं होता है. देन ये जो भी आपके पास मिरर है इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है उसको बोलते हो पोल. और अगर मैं लेंस की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट लेंस, तो लेंस का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, मतलब लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसको तुम बोलते हो ऑप्टिक सेंटर. तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल इन केस ऑफ मिरर एंड ऑप्टिक सेंटर इन केस ऑफ लेंस. तो सारे के सारे डिस्टेंसेस, so all the distances are measured from pole in case of mirror or optic center in case of lens, right. हमेशा ऐसा नहीं होता, ये भी याद रखना. जब तुमको बोला नहीं है डिस्टेंस कहाँ से मेजर करो तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से मेजर कर रहे हो, पोल से या फिर ऑप्टिक सेंटर से. कभी कभी जानबूझ के तुमको बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस ये हमने फोकस से मेजर किया. अब फोकस का उस पर भी आएंगे, कभी कभी जानबूझ के बोलते हैं, उस केस में फॉर्मूला अलग बनता है. तो जब तुमको बोला ही नहीं है डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम
pole in case of mirror and optic center in case of lens. Very good. Pakka? Good. Sure. 100% yes. A line which passes through pole and center of curvature या फिर optic center and center of curvature for lens, इस line को क्या बोलते हो पता है? Principal axis. So this line is called as principal axis. पक्का? याद रखना आप. तो सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हो तुम? पोल से. कहाँ से कर रहे हो? पोल से. या फिर कहाँ से कर रहे हो? ऑप्टिक सेंटर से. अब रिमेंबर, ये जो पोल है इसको तुम ओरिजिन मान लो, या फिर ये जो ऑप्टिक सेंटर है इसको तुम ओरिजिन मान लो. अगर आप पोल को ही ओरिजिन पे रख दोगे, पोल को ही ओरिजिन पे रख दोगे, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंसेस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं कि पॉजिटिव होते हैं? नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट में यू हैव माइनस और राइट में क्या होता है? पॉजिटिव. So all the distances to the left, to the left of pole या फिर optic center are taken to be negative और to the right are positive, मतलब otherwise positive. अगर तुम distances left में measure कर रहे हो, किसके left में? pole के left में, तो वो distances क्या है? negative. left में नहीं करो तो कहाँ कर रहे हो फिर? right में, तो वो क्या है? positive. इसलिए क्या बोला? otherwise positive. So all the distances to the left of pole or optic center are taken to be negative and to the right are taken to be positive. All the distances above principal axis are positive and below principal axis are negative. So distances above principal axis are taken to be positive. above नहीं मेजर करो तो कहाँ मेजर कर रहे हो फिर? below, मतलब otherwise मतलब below, otherwise negative. तो ये 4 रूल अप्लाई करते रहना है जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तब. तो रूल नंबर 1, कन्वेंशन नंबर 1, all the ray diagrams are drawn with rays traveling from left to right. Rule number 2, all the distances are measured from the pole or optic center. Rule number 3, all the distance to the pole or optic center to the left of the pole or optic center are negative and to the right are positive. All the distances above principal axis positive and below are negative. Rule number 1, all the ray diagrams are drawn with rays traveling from, मतलब ऑब्जेक्ट इज टू द लेफ्ट. ठीक, अब क्यों आया इसको बताता हूँ. अब इमेज या तो लेफ्ट पे बनेगा या तो राइट में बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है? लेफ्ट में. ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो इमेज अगर लेफ्ट में बन गया, और अगर आप मिरर की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, इमेज भी लेफ्ट में, उसको बोलते हो रियल इमेज. क्या बोलते हो? मिरर के केस में ऑब्जेक्ट जिस साइड में है, इमेज भी उस साइड में है, तो रियल इमेज. ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, इमेज राइट में है, तो वर्चुअल इमेज. गुड. सो बाय डेफिनेशन, रियल इमेज इन केस ऑफ मिरर इज एन इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड वर्चुअल इमेज इज एन इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक. लेंस में ये उल्टा डिफिनेशन हो जाता है, उल्टा. तो फॉर लेंस, मतलब फॉर एनी रिफ्रैक्टिंग सिस्टम, image which is formed on the other side is called as real image and on the same side of object is called as virtual image. इसके लिए important है, पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट कहाँ है. इसलिए मैंने बोला कि all the ray diagrams are drawn with object to the left, मतलब rays are traveling from left to right. Number 2, all the distances are measured from pole or optic center. To the left, distances to the left are negative, to the right are positive. above below principal axis negative. तो ये पता होना चाहिए आपको. दिस इज व्हाट यू शुड नो. दिस 4 रूल्स पता होना चाहिए. यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर. तो अब गोइंग बैक टू दिस ट्री डायग्राम, वी विल स्टार्ट विथ रिफ्लेक्शन, एंड दैट टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्लेन मिरर. तो वी विल स्टार्ट ऑफ विथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर. सो वॉट एवर वी हैव लर्न, इसको सिर्फ रिवाइज करना है हमको. तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर. अब जब तुम रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर की बात करते हो, इसमें 2 केसेस आते हैं. केस नंबर 1, यू हैव अ प्लेन मिरर एंड you have a single plane mirror and there's an object
there is an object which is kept somewhere over here. तो जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ सिंगल प्लेन मिरर, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म इज, याद होना चाहिए, नेचर ऑफ इमेज इज, याद है क्या? When an object is kept in front of a plane mirror, the image formed is virtual. मतलब on the other side, laterally inverted. मतलब क्या? मतलब तुम मिरर के सामने खड़े रह के अगर अपना फेस देख रहे हो तो तुमको मिरर में तुम्हारा फेस ही दिखता है, तुम्हारा बैक नहीं दिखता है. तो जो इमेज है वो इन्वर्ट हो गया, है ना, इन्वर्ट हो गया. तो लैटरली इन्वर्टेड, दिस इज लैटरल इन्वर्जन. देन इट इज ऑफ द सेम साइज, it is formed at the same distance. So if an object is kept in front of a plane mirror, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. If an object is kept in front of a plane mirror, the image formed is virtual, laterally inverted, same size and at the same distance. अब इस पे क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं पूछेंगे बताओ एक ऑब्जेक्ट है in front of plane mirror, बताओ इमेज कैसे बना. They don't ask such questions. Question will be something like, if the object is moving towards the mirror with a speed of some value, what is the velocity of image? नहीं सुनो, मैंने बोला if the object is moving towards the mirror with a speed is scalar quantity, what is the velocity of image? Velocity is a vector quantity. मतलब एक आंसर में प्लस वैल्यू होगी और एक ऑप्शन में माइनस वैल्यू होगी. तो तुमको समझना पड़ेगा. जब तुम बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स, मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इमेज विल मूव टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, तो आंसर में माइनस आएगा. तो ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछते हैं, तो वो तब का तब देखेंगे. फिर तुमको वेलोसिटी भी फाइंड करना पड़ेगा. यू ऑल्सो हैव टू फाइंड वेलोसिटी. देन अगर मेरे पास दो प्लेन मिरर है एंड इफ आई प्लेस एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर एट सम एंगल, तुम जो भी खा रहे हो खाना बंद कर दो. आई हैव बीन लुकिंग एट यू सिंस लॉन्ग, व्हाटएवर यू आर ईटिंग जस्ट स्टॉप इट. देन सेकंड केस इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between two mirrors, between of course two plane mirrors, inclined to each other at some angle, inclined to each other. अब inclined बोल रहे हो तो कुछ एंगल होगा. then number of images are formed. अब एक इमेज नहीं बनता है, then number of images, capital N, number of images are formed. अब ये नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने वो डिपेंड करता है. हम लोग एक स्मॉल एन नाम का वेरिएबल डिफाइन करते हैं. तो पहले तो सिचुएशन समझ लो. सिचुएशन ऐसा था कि तुम्हारे पास दो प्लेन मिरर थे. यू हैव टू प्लेन मिरर्स, दे आर केप्ट इंक्लाइन टू ईच अदर एट सम एंगल थीटा. और अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो इस एंगल को इक्वली डिवाइड कर दे, उसको बोल देते हो एंगल बाइसेक्टर. क्या बोलते हो उसको? वेरी गुड. तो इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट, लेट अस से आई हैव एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस फ्रॉम बोथ द मिरर्स. तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना देगा मिरर 1, और मिरर 2 ऑब्जेक्ट का और उसके इमेज का और इमेज बना देगा. तो ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म. अभी नंबर ऑफ इमेजेस कैपिटल N कितने बनते हैं वो डिपेंड करता है एक और पैरामीटर पे विच इज स्मॉल n. स्मॉल n इज डिफाइंड एज 360 by थीटा. तो आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था
स्मॉल n के ऊपर डिपेंड करता है हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड। इफ स्मॉल n इज इवन, if small n की वैल्यू is even, so number of images formed is n minus 1. Example, if theta is 60, theta is 60, so 360 by 60 is 6, that is even, so 5 images are formed irrespective of object कहाँ रखा है, doesn't matter, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे हो या ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं हो। वैसे जब ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे होता है तो हम बोलते हैं सिमेट्रिकली लोकेटेड, और जब वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होता है हम उसको बोलते हैं असिमेट्रिकली लोकेटेड। तो डज नॉट मैटर कहीं पे भी हो, डज नॉट मैटर इफ इट इज एनीवेयर, द नंबर ऑफ इमेजेस इज n minus 1। बट जब n होता है ऑड, तो when n is odd, तो उस केस में हमको चेक करना पड़ता है कि if the object is symmetrically placed or asymmetrically placed। if the object is symmetrically placed तो वापस से होता है n minus 1। if the object is asymmetrically placed तो होता है n। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो n है ना वो ऑड है ना वो इवन है, वो इंटीजर ही नहीं है, तो n is not equal to an integer। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज स्मॉल m, और अगर आपको याद होगा स्मॉल m होता है इंटीजर पार्ट ऑफ n। एग्जाम्पल, अगर आपके पास स्मॉल n की वैल्यू आ गई फॉर एग्जाम्पल 6.3, एग्जाम्पल बता रहा हूँ 6.3 आ गई, राइट, तो वो ना ऑड है ना इवन है, वो इंटीजर नहीं है, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस इज स्मॉल m वेयर m इज इंटीजर पार्ट ऑफ n। तो 6.3 का इंटीजर पार्ट कौन है, 6 है। गुड। तो मोस्टली रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर में मोस्टली आपको सिर्फ इतना ही आता है, मोस्टली दिस इज व्हाट दे आस्क यू। इसके बाद हमको देखना है रिफ्लेक्शन फ्रॉम 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 स्फेरिकल मिरर्स। तो you want to study reflection from spherical mirror। तो reflection from spherical mirrors, लेकिन रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स यहाँ इस टॉपिक पे जाने से पहले there is something that you should know। You should know what are some basic definitions associated with spherical mirrors। तो I will be very quick again, हमने इन डिटेल में देखा ही है ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में, सिर्फ ये रिवीजन है, तो रिवीजन का पर्पस तो सिर्फ रिवाइज करना ही होता है। एंड एवरी टाइम मोस्टली आई विल टेक एग्जांपल ऑफ अ कॉन्केव मिरर। मोस्टली बोलोगे कॉन्केव क्यों, कॉन्वेक्स क्यों नहीं, तो तुमको अगर याद होगा जो हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिला के कितने केसेस थे इमेज फॉर्मेशन के, 8। 8 में से कॉन्वेक्स के कितने थे, 2, कॉन्वेक्स के 2 थे, कॉन्केव के 6 थे, तो मेजॉरिटी। इसलिए मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ कॉन्केव का। सबसे पहले यू मस्ट नो what you must know is what is pole of a mirror। What is pole of a mirror? The geometric center या फिर the midpoint of the spherical mirror is called as pole। तो ये pole of mirror है, this is pole of mirror। Then you must know what is center of curvature। Center of curvature, स्फेरिकल मिरर तुम बोल तो देते हो, ये स्फीयर दिख रहा है क्या तुमको, नहीं, तो ये स्फीयर का एक पार्ट है। जिस स्फीयर में से तुमने ये पार्ट कट किया है उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको बोलते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आगे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर समवेयर ओवर हियर। तो पोल को मैं पी से डिनोट करूंगा हमेशा हियर ऑनवर्ड्स, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमेशा मैं डिनोट करूंगा सी से। तो इसके आगे जहां पे भी सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद यू शुड नो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बेसिक डेफिनेशन सब पता होने चाहिए। यू मस्ट नो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, लास्ट बेंच दोनों में तीनों में से एक बता दो, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो कैसा डिस्टर्ब होता है, मैं रेडियस ऑफ रेडियस लिखना चाह रहा था,
क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ से ज़्यादा आप पे चला गया ना. फोकस. आई एम फोकसिंग ऑन यू ऑल्सो. बताओ, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? किसके लिए चल रहा है रिवीजन? डिस्टेंस फ्रॉम to the pole. Okay, very good. So the distance between center of curvature and pole is called as radius of curvature. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को तुम बोलते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसके बाद हमने डिफाइन किया था प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड पोल. सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, लेकिन ये लाइन तो इन्फिनाइट है ना. सो अ लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. तो इसके बाद से प्रिंसिपल एक्सिस को मैं नोट करूंगा पीए से. इसके बाद अगर तुमको याद होगा तो वी हैव डिफाइंड व्हाट इज फोकस. फोकस के अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं. आई विल यूज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल. तो सबसे पहले you need to remember, if you have an object at infinity, the rays coming from the object at infinity are para-axial, parallel to themselves and parallel to the principal axis. So these rays after reflection converge at a point on the principal axis, and this point of convergence is called as focus. Right? So focus is a point. ये बोलना नहीं. It is a point on the principal axis, right, at which the rays from an object at infinity after reflection converge. So this point of convergence is called as focus. इसका एक alternate definition भी है. और definition concave और convex mirror दोनों के लिए चलता है. तो definition ये है, the point on the principal axis where the image of an object at infinity is formed is called as focus. तो ये ऐसा point है principal axis पे जहां पे इमेज बनता है. किसका इमेज बनता है? ऐसे ऑब्जेक्ट का जो कहां पे है? इन्फिनिटी पे. तो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज फोकस. और बाय द वे ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के साथ साथ लेंस के लिए भी चलता है. सो द सेम डेफिनेशन यू कैन यूज फॉर लेंस आल्सो. अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज फोकस. तो ये हो गया फोकस. इसके बाद इफ यू रिमेंबर वी हैव डिफाइंड फोकल लेंथ. व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, स्मॉल f. सो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, is known as focal length, f. वेरी गुड. पक्का पक्का. यस. इसके बाद यू रिमेंबर इसके बाद क्या था? रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर. तो फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस बाय 2. इसके बाद पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ and it is measured in diopter, but if the focal length is in meter. इसके बाद aperture is the effective diameter of the mirror और लेंस के लिए लेंस. अब होता ऐसा है कि ये जो स्पेरिकल मिरर है ये तुमने एक बड़े स्फीयर से कट करके बनाया. तो कट करने के बाद जो भी इफेक्टिव डायामीटर रह गया, इफेक्टिव डायामीटर, that is called as aperture. तो aperture is effective diameter of the mirror. और ये क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि you should know, जब इमेज बनेगा तो तुम सिर्फ सोच रहे हो इमेज बनेगा. अरे इमेज की क्वालिटी भी होती है. It can be good quality bright image, it can be bad quality poor quality faint image. तो इमेज का जो ब्राइटनेस है, इंटेंसिटी बोलते हो उसको, वो डिपेंड करता है रिफ्लेक्टिंग एरिया पे. जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग एरिया होगा उतना ही ब्राइट इमेज बनेगा. तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्लेक्टिंग एरिया. लेकिन रिफ्लेक्टिंग एरिया इज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर स्क्वायर. क्योंकि कोई भी एरिया हो, सर्कल का हो, ट्राइंगल का हो, रेक्टेंगल का हो, किसका भी हो, वो हमेशा L/2 होता है. डायमेंशनली स्पीकिंग L/2. तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज
intensity of image formed, intensity of image formed, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। इंटेंसिटी of image is proportional to reflecting area, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग एरिया, लेंस में रिफ्रैक्टिंग एरिया, एंड रिफ्लेक्टिंग एरिया इज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर स्क्वायर। इसका मतलब इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर स्क्वायर। इसके बाद अगर आपको याद होगा तो वी हैव सीन मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला याद है क्या? 1/f equals to 1/v plus 1/u, where u is object distance measured from pole, where v is image distance measured from pole। very good, सही है। अब इसके आगे चीजें थोड़ा थोड़ा चेंज होना स्टार्ट होगा। मैंने कहा था ना थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा अभी आते जाएगा। अब तक तो जो तुमको पढ़ाया तुमने स्टेट बोर्ड में भी यही पढ़ा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं कि x1 is the object distance और x2 is image distance, लेकिन हम नॉर्मली डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से। कभी कभी बोलते हैं x1 is object distance measured from focus और x2 is image distance measured from focus। तो जब तुम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कर रहे थे पोल से, इमेज डिस्टेंस तो मेजर कर रहे थे पोल से, तो फोकल लेंथ क्या था? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेकिन अगर तुम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल की जगह पे फोकस से मेजर कर रहे हो और इमेज डिस्टेंस भी तुम फोकस से मेजर कर रहे हो, तो फोकल लेंथ इक्वल टू x1 इंटू x2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? मैंने बोला x1 इंटू x2 बोल दिया, x1 इंटू x2। x1 is meter, x2 is meter, meter into meter is meter square, right hand side is meter square, left hand side is length, meter, focal length is length, तो मीटर, मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर कब से हो गया? हुआ क्या? नहीं, तो या तो यहाँ पे रूट डालो या फिर यहाँ पे स्क्वायर करो। अब ठीक है, गुड, एक ही बात है। तो डायमेंशनल एनालिसिस ये पहला चैप्टर इसके लिए होता है कि कहीं पे अगर हम लोग फॉर्मूला में गड़बड़ कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि गड़बड़ कहाँ है। तो डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस इज डिस्टेंस स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या होगा? स्क्वायर। तो यू कैन मेजर फोकल लेंथ लाइक दिस, बट तो ये फॉर्मूला सिर्फ कब यूज होता है? स्ट्रिक्टली व्हेन द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द फोकस। देन इसके बाद हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, मैग्निफिकेशन। क्या देखा था हमने? वेरी गुड, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन, अब यहाँ पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा भी आना चालू हो जाएगा। इफ यू रिमेंबर, मैग्निफिकेशन हमने देखा था सिर्फ लीनियर। लीनियर मतलब ऑब्जेक्ट इज वन डायमेंशनल, ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल है, जैसे कि पेन, इट इज वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मोर और लेस, राइट? तो इमेज भी वन डायमेंशनल बनता है, तो उसको बोलते हो लीनियर मैग्निफिकेशन। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, तुम खुद जब मिरर के सामने खड़े रह गए तुम वन डायमेंशनल हो गया? नहीं, अनलेस एंड अनटिल तुम ऐसे साइड में खड़े हो तो यू आर लाइक अ रॉड, और तो वन डायमेंशनल है। तुम ऐसा रुकते हो मिरर के सामने? नहीं, यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर फेस टू फेस, नॉट लाइक साइड, करेक्ट? या फिर तुम जब गाड़ी को देखते हो साइड मिरर में, तो गाड़ी स्क्वायर या रेक्टेंगल दिखता है ना, कैसा स्ट्रेट लाइन दिखता है ना? तो मैग्निफिकेशन में एक्चुअली दो टाइप के मैग्निफिकेशन होते हैं, एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन और एक होता है एरियल मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब है मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज वन डायमेंशनल, लाइन जैसा ऑब्जेक्ट, और एक होता है एरियल, वेयर इन मैग्निफिकेशन किसका हो रहा है? एक ऑब्जेक्ट का जो टू डायमेंशनल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक दिस ऑब्जेक्ट, this has two dimensions, x and y, let us say.
इसको मिरर के सामने रखूंगा तो इमेज बनेगा, वो भी 2 डायमेंशनल होगा। अब हो सकता है कि इमेज का साइज बड़ा बन गया, छोटा बन गया या सेम बन गया, तो हम डिफाइन करेंगे मैग्निफिकेशन क्या है। वी विल डिफाइन व्हाट इज मैग्निफिकेशन, पर पहले समझ लो। अब मैग्निफिकेशन का जनरल डेफिनेशन हमेशा याद रखना। जनरल डेफिनेशन, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज नॉर्मली इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। तो इट इज बेसिकली इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, एंड इट टर्न्स आउट दैट कि ये जो रेशो है इट इज ऑल्सो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसा आ जाता है वो। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज या फिर इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन है ना, इसमें 2 टाइप है, और ये दोनों टाइप आपने आपके बोर्ड्स में कवर किए हैं, इफ यू रिमेंबर, lateral and longitudinal. So you have 2 types here. One is lateral magnification and other is longitudinal magnification. Right? Lateral magnification में the object is placed perpendicular to principal axis. So the magnification in this case is measured perpendicular to principal axis, या फिर आप define करते हो ऐसा बोलते हो, याद है क्या? It is the ratio of image size to that of object size measured perpendicular to principal axis. उसको क्या बोलते हो? Lateral magnification. Lateral ये linear type का magnification है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को, अभी मुझे डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा, तो आई विल टेक दिस टू द नेक्स्ट पेज। तो रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट linear magnification. We are talking about linear magnification. And linear magnification is of 2 types. One is lateral magnification and the other is longitudinal magnification. So lateral and longitudinal. अब लैटरल के केस में जो ऑब्जेक्ट होता है, ये मिरर है, एंड आई टोल्ड यू आई विल ऑलवेज बी टेकिंग कॉनकेव मिरर। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, द सेम थिंग। चलो ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देता हूँ। यहाँ पे ये पोल हो गया, बस मैं सिर्फ पोल दिखा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं दिखा रहा, बाकी बाद में देख लेंगे। एंड सेम गोज हियर। लैटरल के केस में, लैटरल के केस में the object is placed perpendicular, so the image is also formed perpendicular to principal axis. और longitudinal के केस में the object is kept parallel, the image formed is also parallel to principal axis. यहाँ पे जो तुम मैग्निफिकेशन मेजर कर रहे हो इट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे तुम मेजर कर रहे हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए इसको लैटरल बोलते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं। इतना तो तुमको पता ही है। अब देन इफ यू रिमेंबर, मैग्निफिकेशन इज I by O, वेयर I इज इमेज साइज, O इज ऑब्जेक्ट साइज, या फिर V by U, वेयर V इज इमेज डिस्टेंस एंड U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिर्फ अभी याद रखना, इट कम्स विद द माइनस साइन। It always comes with a minus sign. वो क्यों, वो क्या, हम बाद में देखेंगे, माइनस साइन के साथ होता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। बराबर, पक्का, श्योर, गुड। तो जब मैंने यहाँ बोला था इट टर्न्स आउट टू बी, तो मैं मॉड की बात कर रहा था। मॉड, जब मॉड लोगे तो माइनस नहीं लिखते हो। यही पता होना चाहिए, नहीं तो गए और गए और गए। और यही फॉर्मूला होता है f अपॉन f माइनस यू। बोलोगे ये कहाँ से आ गया? कहीं से नहीं आया, ये v बाई यू है ना। तो तुम्हारे पास, तुमको याद है क्या ये फॉर्मूला, है ना? करेक्ट। तो इसको v से मल्टीप्लाई कर लो, v से मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई करके तुमको ये मिलेगा। आता है वैसा, तो वो होमवर्क है आपके लिए। जब आपको f अपॉन f माइनस यू चाहिए, तो ये जो आपके पास मिरर फॉर्मूला था उसको v से मल्टीप्लाई करो, v से, और सॉल्व करो।
u से करो, v से करो और सॉल्व करो। इसको सिंप्लीफाई करके तुमको ये मिलेगा, और एक बार तुम u से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार तुम v से मल्टीप्लाई करोगे, सेम फॉर्मूला को u से करोगे तो u एंड u ऐसा आता है। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक फॉर्मूला मिलेगा, v से करोगे तो v ये ऐसा आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो और एक फॉर्मूला मिलेगा विच इज f माइनस बी बाई, करेक्ट, गुड, राइट। तो ये अभी एक्स्ट्रा चीजें हैं। अब ये क्यों दिया मैंने, कोई ज़रूरत नहीं थी, यस कोई ज़रूरत नहीं थी, ऑफ कोर्स कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इमेजिन आपको मैग्नीफिकेशन पूछा है, आपको फोकल लेंथ दिया है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, आपको फोकल लेंथ दिया है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज करके खत्म। नहीं तो फिर क्या होगा, अरे फोकल लेंथ नहीं दिया, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, फिर यहाँ पे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से फोकल लेंथ फाइंड करेंगे, और अगर वो फोकल लेंथ फाइंड करते वक्त हमने कन्वेंशन ढंग से या कैलकुलेशन ढंग से नहीं किए तो गए, फोकल लेंथ गलत आ गया, फोकल लेंथ गलत आ गया तो गया। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि तुमको क्या दिया है, क्या पूछा है, उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, चेक क्या पैरामीटर दिया है, क्या पूछा है। तो ये f अपॉन एफ माइनस यू इट कनेक्ट्स विथ मैग्निफिकेशन, और हो सकता है कभी कभी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया हो, इमेज डिस्टेंस दिया हो और फोकल लेंथ दिया हो, तो ये यूज कर लेना। और याद रखना जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑप्टिक्स का कोई भी फॉर्मूला एज इट इज यूज नहीं होता है, साइन कन्वेंशन यूज करने पड़ते हैं ऑलवेज। जो पैरामीटर पूछा है उसको छोड़ के बाकी जितने भी पैरामीटर सबके लिए क्या यूज होता है, साइन कन्वेंशन। नहीं करोगे तो गए, गुड। देन कमिंग टू लॉन्गिट्यूडनल, अब देखो लैटरल के केस में तो मैंने ज्यादा कुछ डायग्राम में बताया नहीं, बता देता हूँ, ठीक है। आई जस्ट शो फ्यू एक्स्ट्रा थिंग्स हियर। ये इमेज बन गया मान लो, एंड इफ यू रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, ये इमेज डिस्टेंस है v, एक ऑब्जेक्ट एक इमेज। एंड इफ यू रिमेंबर, जो तुमको याद होना चाहिए था, आई टोल्ड यू वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चन इन योर थ्योरी क्लासेस, स्टेट बोर्ड क्लासेस। मैंने बताया था आपको कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रखा हो तो इसको एक ऑब्जेक्ट मानना ही नहीं, इसको ऐसा इमेजिन करना दैट यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स। Now, if you have two objects, two images will be formed. अब वो कैसा बनने वाला है, क्या बनने वाला है, वो बात का बाद में देखेंगे। ये सिर्फ एक रफ चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये पहले का इमेज है, दूसरे का इमेज है। तो इस केस में जब तुम मैग्निफिकेशन की बात करते हो, थोड़े से फॉर्मूलाज चेंज होते हैं, थोड़े से, नॉट मच, राइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या था, आई बाई ओ, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आई बाई ओ। यहाँ पे क्या था, माइनस वी बाई यू, ये वी किसका वी था, इमेज का, तो वहां तो दो इमेज बने, राइट। तो यहाँ पे लिखते हो v2 माइनस v1, और यहाँ पर आता है u1 माइनस u2, बराबर, गुड। अभी वो डिपेंड करता है, हाँ, v1 बड़ा कि v2 बड़ा। अब जनरल फॉर्मूला मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू जनरल फॉर्मूलाज। नहीं तो बोलोगे हर बार ऐसा ही आता है क्या, हर बार वैसा नहीं आता है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, नॉट ऑलवेज। तो मैं तुमको सिर्फ दे रहा हूँ जनरल फॉर्मूलाज, दीस आर ओनली जनरल फॉर्मूलाज। v2 माइनस v1 अपॉन, कहीं पे u1 माइनस u2 लिखा होगा, कहीं पे u2 माइनस u1 लिखा होगा, ठीक है, इट्स ओके। ऐसा भी लिखा हो, ऐसा भी लिखा हो, तो लगभग सेम ही होता है। वापस नहीं जाओ, ऐसा कोई रूल नहीं है, यू कैन हैव u2 माइनस u1, u1 माइनस u2, ठीक है, गुड। अब यहाँ तक हो गया, पक्का, सर 100%। इफ द इमेज इज स्मॉल, सॉरी, इफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, ऑब्जेक्ट स्मॉल होगा तो इमेज स्मॉल बन जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल है, ऑब्जेक्ट अगर स्मॉल है तो इमेज भी क्या बनने वाला है, स्मॉल। ऐसे केसेस में जहां पे ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल हो, जहां पे ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल हो, इमेज का साइज भी स्मॉल होता है। तो ऐसे केसेस में v1 और v2
V2 U1 और U2 लगभग सेम बनते हैं। क्या बनते हैं? सेम। क्या बनते हैं? सेम। तो उस पर डायरेक्टली लिखना V बाई U का स्क्वायर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। करेक्ट। इसका मतलब तुम कर क्या रहे हो? इसका मतलब तुम पहले ऑब्जेक्ट के मैग्निफिकेशन को दूसरे ऑब्जेक्ट के मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल यू कैन डायरेक्टली हैव V बाई U का स्क्वायर। अब मैं माइनस जानबूझ के लिखा नहीं मैंने, क्यों नहीं लिखा? अरे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, बट व्हाट इज V बाई U? F अपॉन F माइनस U। तो F अपॉन F माइनस U का स्क्वायर, या फिर F माइनस V अपॉन F का स्क्वायर। बट कहीं पे नेगेटिव पॉजिटिव साइन रह भी गया तो डू नॉट वरी, हम बाद में देख लेंगे उसको। अभी फिलहाल टेम्पररी आई एम जस्ट गिविंग यू रफ आइडिया कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल हुआ, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो इमेज भी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो उसमें डायरेक्टली V बाई U का स्क्वायर करते हैं। क्योंकि तुम स्क्वायर क्यों करते हो ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स है? एक। वहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स है? दो। तो फिर मैग्निफिकेशन दोनों ऑब्जेक्ट का मिला के होगा ना, तो V बाई U स्क्वायर, या फिर F अपॉन F माइनस U का स्क्वायर, या फिर F माइनस V अपॉन F का स्क्वायर। पक्का? श्योर श्योर, 100%। गुड। हो गया ना? हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं लगने वाला। फिर आते हैं हम लोग एरियल मैग्निफिकेशन पे। अब एरियल मैग्निफिकेशन में क्या होता है? पहली बात तो एरियल मैग्निफिकेशन में द ऑब्जेक्ट दैट यू हैव इज नॉट वन डायमेंशनल, इट इज टू डायमेंशनल। तो फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है। रेक्टेंगुलर बोल के ही तुमको समझ में आ गया होगा कि बोथ साइड्स आर नॉट सेम। ओके, तो ऐसा एक ऑब्जेक्ट है। अभी यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना इज नॉट वेरी सिंपल टास्क, तो समझ लेना। उसमें से एक का साइड लेंथ है A और दूसरे साइड का लेंथ है B। तो एरियल मैग्निफिकेशन को डिफाइन कैसे करते हो? एरियल मैग्निफिकेशन भी मैग्निफिकेशन है, लेकिन अगर मैग्निफिकेशन ही है तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? इमेज साइज अपॉन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या है? एरिया है। क्या है? एरिया। तो क्या लिखोगे? इमेज एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट एरिया। इमेज एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट एरिया। सेम ही है, इट इज जस्ट इमेज एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट एरिया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही टू डायमेंशनल है। बराबर? करेक्ट। अब थोड़ा सा और लॉजिकली सोचो। इट्स ऑल लॉजिक, कुछ नहीं है, इट्स लॉजिक। इमेजिन अगर मैंने एक रेक्टेंगल एक मिरर के सामने रखा, रेक्टेंगल के दोनों साइड्स सेम नहीं है, तो इमेज जो भी बनेगा, मान लेते हैं कि इमेज फॉर्म इज लार्जर इन साइज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक, ऐसा इमेजिन कर लो। तो जो रेक्टेंगल है उसके दोनों साइड का मैग्निफिकेशन हुआ ना, कि एक साइड का हुआ? दोनों का हुआ। पक्का ना? यस, बराबर? हाँ कि ना? वेरी गुड, सही है। हाउ डू यू फाइंड आउट इमेज एरिया? अभी ये जो चीज मैं तुमको बता रहा हूँ ये तुमको कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वैसा लिख के ही नहीं दिया है। यू हैव टू थिंक। तो अभी फिलहाल के लिए मैं मिरर को हटा देता हूँ। अभी तुम समझ लेना, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट था और इसका बन गया इमेज। इमेज बन गया, इमेज। ठीक, ये इमेज है। तो मैं मैग्नीफाइड इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ओके, गुड। तो ये A था, तो ये वाला साइड A का इमेज है, तो इसको क्या बोल देंगे? A डैश। ये B है, तो ये वाला साइड B डैश। वेरी गुड, सही है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A डैश B डैश? फॉर्मूला लिख के दे देना, बता के देना हाँ ये फॉर्मूला है, डजंट वर्क। यस, चलो मैं थोड़ा और हेल्प करता हूँ। व्हाट इज इमेज एरिया? A dash B dash. What is the object area? A by B कैसे? A into B. A into B. सही है, वेरी गुड। अब यहाँ पे ना ये कुछ लिखा है मैंने, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? इमेज साइज अपॉन, एक ही मिरर था और एक ही मिरर ने दोनों साइड को मैग्नीफाई किया। ऐसा ही हुआ ना, कि ऐसा हुआ एक मिरर ने A साइड को मैग्नीफाई किया, दूसरे ने B को। ऐसा तो नहीं हुआ। मिरर तुम्हारे पास क्या था?
क्या था, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू सेम होगी, मतलब m होगा m। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? इमेज साइज अपॉन ए का इमेज कौन है, तो ए डैश अपॉन ऑब्जेक्ट कौन है, ए है, तो ए डैश क्या है, एम ए है, क्या है, एम ए है। और मैं बी के लिए भी लिख सकता हूँ क्या, यस, तो बी डैश क्या है, एम बी है। तो यहाँ पे ए डैश को क्या लिखेंगे, एम ए, और बी डैश को क्या लिखेंगे, एम बी, और नीचे कौन था, ए बी क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो फिर व्हाट इज एरियल मैग्निफिकेशन? मतलब एरियल मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होना भी चाहिए, क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन लेंथ होता है, एरिया लेंथ का स्क्वायर होता है। डायरेक्ट आ गया। और m तुमको पता ही है, m तुमको पता है, m तुमको पता है, और m तुमको पता है, बराबर, पक्का, श्योर, गुड, 100% याद रहेगा। तो कुछ नहीं है, इट इज जस्ट इमेज एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट एरिया। और it turns out that it is nothing but aerial magnification is nothing but square of linear magnification, square of linear magnification। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। तो अभी याद रखना ही नहीं, फिर क्यों याद रख रहे हो, अपने अभी आ जाएगा। एरियल मैग्निफिकेशन इज स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, गुड। चलो यहाँ तक हो गया। नो, तो वापस से रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर देखा, स्फेरिकल मिरर तो स्टार्ट करना ही बाकी है, अब तो सिर्फ बेसिक डेफिनेशन देखे, अब स्टार्ट करेंगे। नाउ वी विल हैव अ लुक एट, इफ यू रिमेंबर अगला टॉपिक क्या था, याद है आपको, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो अगला टॉपिक है position and nature of image formed by spherical mirrors. So we will start with position and nature of image formed by spherical mirrors. अब उससे पहले ये जो तुमने मैग्निफिकेशन सीख तो लिया, लेकिन मैग्निफिकेशन की वैल्यूज का मतलब क्या वो भी पता होना चाहिए। इफ मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 हो, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 हो, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है सेम साइज, इसका मतलब होता है इमेज साइज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट साइज, और इसका ही मतलब ये भी होता है कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, image distance is equal to object distance, बराबर, गुड। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, इसका मतलब होता है इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज, और इसी का मतलब ये भी होता है कि इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये सारे कॉन्सेप्ट मैं धीरे धीरे रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि इसका मेन पावर तुमको समझेगा जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो देयर विल बी क्वेश्चंस जहां पे आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, यू रीड द क्वेश्चन, यू आंसर इट, डन। देन उसके बाद यू हैव मैग्निफिकेशन विच इज लेस देन 1, तो इस केस में इमेज साइज इज लेस देन ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज डिस्टेंस इज लेस देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पहले इसका मतलब पता होना चाहिए, पक्का, गुड। ये पता होगा तो अब वी आर रेडी टू गो अहेड, दैट इज पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स। पहला स्फेरिकल मिरर, ऑफ कोर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट विच, कॉनकेव, कौन सा, कॉनकेव, कौन सा, कॉनकेव, फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। बड़बड़ बंद कर दो, बातें करते दिखे तो फिर अच्छा हम फिर मिलेंगे। तो इफ यू आर फाउंड डिस्टर्बिंग द क्लास, क्लास क्यों लगाते हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट वही क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लास क्यों लगाया, फ्रेंड ने लगाया इसलिए लगा लिया, साइंस ले तो लिया, समझ में आया, घर पे पढ़ाई नहीं हो पाएगी,
तो फिर क्लास लगा लिया, तो ऐसा मत करना। क्लासेस का मतलब होता है दैट यू हैव टू पे अटेंशन हियर। तो कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ मैं, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर की जब बात करोगे तो लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, उसके बाद उसका इमेज कहाँ बना है, कहाँ बना है वो, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसका इमेज का पोजीशन कहाँ है, उसके बाद मैग्निफिकेशन कितना है, उसके बाद क्या था, नेचर। नेचर मतलब वो रियल है कि वो इन्वर्टेड है, रियल है कि वर्चुअल है। मैंने जानबूझ के इन्वर्टेड बोला सो दैट यू विल नाउ रिमेंबर कि रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो रियल है कि वर्चुअल है, रियल है तो इन्वर्टेड है और वर्चुअल है तो रियल है। तो कुछ कुछ वर्ड्स मैं जानबूझ के यहाँ पे ऐसा जानबूझ के बोलता हूँ कि तुमको याद रहे, तो याद रहना चाहिए। एक एक करके पूछता हूँ मैं। लास्ट बेंच, तुम मुझे बताओगे, अगर मैं बहुत सिंपल पूछ रहा हूँ मैं, अगर ऑब्जेक्ट मैंने इन्फिनिटी पे रखा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा, इमेज कहाँ बना, फोकस पे, तो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, एफ। इस केस में मैग्निफिकेशन होता है वेरी वेरी लेस देन 1, इसको बोलते हो पॉइंट डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो उसका इमेज जो है वो एक पॉइंट साइज इमेज होता है, पॉइंट डिमिनिश्ड। और इस केस में ऑब्जेक्ट लेफ्ट में था, इमेज भी, क्योंकि कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हो तो रेज आए रिफ्लेक्ट होके वो भी लेफ्ट में बन गए, तो रियल इमेज इज फॉर्म। और रियल इमेज हमेशा होता है इन्वर्टेड। फिर जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में लेके जाते हो इमेज वैसे वैसे दूर जाता है। तो ऑब्जेक्ट को तुमने पास में लाया, अब ऑब्जेक्ट को तुमने पास में लाया तो तुमको पहले पता होना चाहिए कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो उसके लिए तुमको पता होना चाहिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सीखे। हमने देखा पोल, फिर हमने देखा फोकस, फिर हमने देखा सेंटर, और हमने ये भी देखा कि एफ इज r/2, फोकल लेंथ इज रेडियस बाय 2, मतलब रेडियस इज ट्वाइस फोकल लेंथ, मतलब C टू F का डिस्टेंस और F टू P का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये डिस्टेंस F है, F, तो ये डिस्टेंस 2F ही होगा। गुड। तो ऑब्जेक्ट तुम इंफिनिटी पे रख सकते हो या तो फिर C के पीछे रख सकते हो, बियॉन्ड C। व्हेन यू से ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड C मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन R, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन 2F, तो यू कैन कीप ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन 2F। इफ एज आई जस्ट टोल्ड यू, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे था, ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है, इमेज दूर जा रहा है, तो इमेज इज फॉर्म बिटवीन F एंड C। F एंड C मतलब इमेज डिस्टेंस ग्रेटर देन F बट लेस देन 2F, 2F, C नहीं, R नहीं, 2F बोलते हैं इसको, ग्रेटर देन F बट लेस देन 2F। और दिस इज डिमिनिश्ड। ये अभी पॉइंट डिमिनिश नहीं है, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में छोटा तो है लेकिन पॉइंट जैसा नहीं है, बराबर। दिस अगेन इज रियल, दिस अगेन इज इन्वर्टेड, पक्का। उसके बाद तुम ऑब्जेक्ट को और पास में लाए, C पे लाए, इमेज और पीछे गया, C पे गया। इसका मतलब ये केस ऐसा है जहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 2F, इमेज डिस्टेंस इज 2F, m की वैल्यू 1 है, मतलब सेम साइज है, मतलब रियल है, और मतलब इन्वर्टेड भी है। तो एज यू सी, अभी ये सब रिवाइज करके देने का रीजन ये होता है, थोड़ा थोड़ा ऑप्टिक्स ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम हर बार जब पढ़ोगे ना तो यू विल लर्न समथिंग न्यू। अब व्हाट इज दैट समथिंग न्यू, वो तो फिर तुम्हारा अभी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। इफ यू कैन ऑब्जर्व थिंग्स देन यू गेट टू नो लिटिल बिट मोर, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा समझ में आता जाएगा, होपफुली, होपफुली। चलो बताता हूँ कि तुमको यहाँ से क्या समझ में आना चाहिए था। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज क्या बना था, फोकस पे बना था, वेरी गुड। इमेज का साइज क्या था, पॉइंट, पॉइंट, इसका मतलब पॉइंट डिमिनिश। चलो दूसरा पॉइंट आता हूँ फिर बताता हूँ। और इमेज क्या था, रियल, और क्या था, वेरी गुड। फिर जब तुमने ऑब्जेक्ट को पास में लाया, बियॉन्ड सी रखा, बियॉन्ड सी,
बियॉन्ड सी, सी के पीछे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ग्रेटर देन 2f। इमेज डिस्टेंस क्या है? बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f है ना। m लेस देन 1 मतलब डिमिनिश्ड, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, रियल एंड इन्वर्टेड। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? कि जब भी ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से बड़ा हो, मतलब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इमेज डिस्टेंस। वही तो लिख के दिया मैंने, ठीक है क्या? इसका मतलब क्वेश्चन अगर पूछा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना है, इमेज डिस्टेंस बताओ, तो इमेज डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कम आने वाला है। तो कैलकुलेशन में अगर तुमने गड़बड़ कर दी तो तुमको समझ में तो आना चाहिए ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर, बोला है कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, और तुम्हारा इमेज डिस्टेंस आ रहा है 40 सेंटीमीटर, हो ही नहीं सकता पक्का। तो ये रिवाइज करके देने के पीछे का रीजन ये होता है कि जब तुम क्वेश्चन, और गलती होती है ऑप्टिक्स में, लेट अस एक्सेप्ट इट, ह्यूमन एरर है समटाइम्स, कैलकुलेशन में, समटाइम्स साइन कन्वेंशन में, समटाइम फॉर्मूला में, क्योंकि तुम 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u और 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u में भी कंफ्यूज हो सकते हो। प्लस होता है मिरर में और माइनस होता है लेंस में, लेकिन कभी कभी गलती हो गई तो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एरर। कैलकुलेशन इज वन थिंग, साइन कन्वेंशन इज अदर थिंग, फॉर्मूला इटसेल्फ यूजिंग इज काइंड ऑफ एरर, गलत फॉर्मूला यूज कर दी तो आंसर तो गलत ही आना है। तो समझेगा कैसे कि गलत है कि नहीं? थोड़ा सा बेसिक पता हो तो समझेगा। जब तक इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से कम ही रहने वाला है, और ऐसा है, राइट, रिमेंबर। और कॉन्केव मिरर है तो रियल इमेज ही बनता है, और रियल इमेज है तो इन्वर्टेड ही होता है। और अगर आपको इमेज साइज पूछा है और तुम्हारा प्लस आ गया तो वो भी गलत है, क्योंकि इन्वर्टेड के लिए माइनस होना चाहिए, क्योंकि इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को कभी बिलो प्रिंसिपल एक्सिस रखते ही नहीं, इट इज ऑलवेज अबव प्रिंसिपल एक्सिस। तो एवरी टाइम व्हेन यू स्टडी ऑप्टिक्स यू गेट टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स। तो अभी ऑब्जेक्ट को हम लेके आते हैं सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ग्रेटर देन एफ, लेस देन 2f। इमेज डिस्टेंस जब f और 2f के बीच में था, ऑब्जेक्ट कहाँ था? ग्रेटर देन 2f। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस ग्रेटर देन 2f। अब क्योंकि इमेज डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ज्यादा है, तो इमेज साइज भी ऑब्जेक्ट साइज से ज्यादा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव अ मैग्नीफाइड इमेज। दिस इमेज इज अ मैग्नीफाइड इमेज and it is still real, it is still inverted। पक्का पक्का, श्योर श्योर। फिर you keep the object at focus, image is formed at infinity, image size is very very greater than 1, which is called as highly magnified, it is still real, it is still inverted। अब जैसे ही तुमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में लाया, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन f, of course greater than 0 but less than f, बराबर। तो इस केस में the image is formed on the opposite side inside the mirror with v greater than u, or u was less than f, so v is greater than f, but on the other side। so magnification is greater than 1, of course magnified है, but this time the image is virtual and it is inert। That is the only case in which a concave mirror can form a virtual image। And देखो ऐसा है ना, बोलते हैं ना कि एक ही बार मारता है लेकिन अच्छे से मारता है। If you see, you talk about वीरेंद्र सहवाग, याद है कि वीरेंद्र सहवाग है ना, वो ऐसा 10-12 इनिंग में फेल हो जाता था, 0, 2, 10, 5। फिर उसके बारे में बोलते थे ऐसे कि वीरू ऐसा है कि वो एक ही बार खेलेगा लेकिन अच्छे से खेलेगा, और जब खेलने गया तो डबल सेंचुरी लगा दिया, और टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी लगा दिया। कॉन्केव मिरर भी एक ही बार वर्चुअल इमेज बनाता है, पर ऐसा बनाता है कि कोई और नहीं बना सके, कौन? मैग्नीफाइड, राइट। तो कॉन्केव मिरर विल मेक वर्चुअल इमेज ओनली वंस, बट इट इज सच दैट कि फिर वो कॉन्वेक्स भी नहीं कर पाएगा। तो मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? कौन बनाता है? कौन बनाता है? कौन बनाता है? तो ये हमारा वीरू है।
अभी तो रहे नहीं वैसे क्रिकेटर, अभी तो आते हैं। यू हैव समटाइम्स यू शुड आल्सो उनके पॉडकास्ट सुना करो। ऐसा बोलते हैं वीरेंद्र सहवाग के बारे में, अपोजिट साइड पे जो बैट्समैन होता है ना, वो आके बताते थे, अरे थोड़ा संभल के, अरे हमको बड़ा टारगेट चेस करना है, ऐसा किधर भी मत मार। तो बोलता था हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जाएगा अपने क्रीज पे, फिर बॉलर ने बॉल फेंका, फिर मारेगा। तो वो किसी की नहीं सुनता था, ये भी किसी की नहीं सुनता है। गुड। So this is how you need to remember. I mean, I have my own ways of remembering. You may have your own ways of remembering. बट फिर वही है, इफ यू वांट टू मेक ट्रिक्स, मेक इट सच दैट कि पूरे लाइफ में तुम कभी भी ये टॉपिक उठा के पढ़ो तो तुमको पता होना चाहिए कि वर्चुअल इमेज मैग्नीफाई कौन करता है, कौन करता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स नहीं करता है, कॉनकेव करता है। अभी इतना बताया कि वर्चुअल इमेज को मैग्नीफाई कॉनकेव ही करता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। फिर भी बोल रहे हो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स नहीं करता। हाउ अबाउट कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के केस में मैंने आपको बताया था कि तुम ऑब्जेक्ट को रख ही दो जगह पे सकते हो। कौन सी जगह पे रख सकते हो? बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? हाँ, एट इंफिनिटी, यस, या फिर एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, इंपॉर्टेंट मतलब बेसिकली फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दे लाई इनसाइड द मिरर। एंड कभी ऐसा किया है क्या कि मिरर को फोड़ के उसके अंदर रख दिए ऑब्जेक्ट को? है ना, खुद को भी जब देखना हो मिरर के बाहर ही खड़े रहते हो, कैसा मिरर तोड़ के अंदर रखते हो? नहीं, तो रिमेंबर यू कैन नॉट कीप ऑब्जेक्ट इनसाइड, so you are left with only two possible positions where you can keep an object. One is at and the other is at anywhere between pole and infinity. फोकस मत बोलना, पोल एंड इंफिनिटी। और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज तो फोकस पे ही बनने वाला है, ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज। और जब इमेज फोकस पे बने तो मैग्निफिकेशन हमेशा वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, पॉइंट डिमिनिश्ड ही होता है। और वर्चुअल, ये कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बना ही नहीं सकता है, वर्चुअल एंड वर्चुअल इमेज ऑलवेज डायरेक्ट। Then in this case, the image is formed. The image is formed at a distance of greater than 0 but less than focal length. Between pole and focus. Between pole and, when the object is between pole and infinity, the image is between pole and focus. When the object is between pole and infinity, on the left side, the image is between pole and focus on the right side. Magnification is still less than 1. It is virtual, it is erect. पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%, राइट। तो अब इन सब से तुमको एक साइन कन्वेंशन का टेबल मिलेगा। साइन कन्वेंशन, मेरे पास घड़ी है, मुझे टाइम पढ़ते आता है, नंबर्स मुझे दिखते हैं, अच्छे से दिखते हैं, तो घड़ी के पास मत देखो। आई विल स्टॉप एट द राइट टाइम। और जितना तुमको मैंने अभी ये ऑलमोस्ट 1.5 आवर में बताया है, वो 30 मिनट्स में हो सकता था। तो एनीवेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर्स डू वी नो? 2, पक्का 2? यस, कौन से 2? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। उसमें से कॉन्वेक्स मेक्स ओनली विच टाइप ऑफ इमेज? वर्चुअल। एंड कॉनकेव मेक्स, तो कॉनकेव मिरर मेक्स रियल एंड वर्चुअल इमेज, एंड convex will make only which image? Virtual image। तो ये हम लोग देख रहे हैं टेबल ऑफ साइन कन्वेंशन। बड़बड़ करोगे तो टाइम बढ़ जाएगा, चॉइस इज योर्स। अब ऐसा है, यू मस्ट नो ऑफ कोर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमको लगने वाले हैं। एक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक है इमेज डिस्टेंस, एक है वॉट एवर यू कैन से रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, फोकल लेंथ एफ, उसके बाद इमेज साइज, उसके बाद ऑब्जेक्ट साइज, उसके बाद मैग्निफिकेशन। तो ये 7 पैरामीटर यू विल नॉर्मली यूज व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। हमको सिर्फ देखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर ये पैरामीटर हमको यूज करने हैं, यूज करने मतलब इनका वैल्यू दिया है, यूज करना है मतलब इनका वैल्यू दिया है।
तो जिसका वैल्यू दिया है उसके लिए ही कन्वेंशन यूज होते हैं, जो फाइंड करना है उसके लिए नहीं होते हैं, रिमेंबर। तो हमको पता होना चाहिए कि कन्वेंशनली कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा क्या आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तुमने हमेशा कहाँ रखा, लेफ्ट में। अब इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा वंस इन अ वाइल, कहीं एक बार अगर सर डायग्राम दे दी तुमको कुछ बोला नहीं है, डायग्राम ड्रॉ करके दे दी, उसमें एक मिरर दिखा दिया और ऑब्जेक्ट राइट साइड पर दिखा दिया, और मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को कुछ लिख दिया 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, राइट में, तो फिर यू पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। तो कभी कभी ऐसा जानबूझ के करते हैं कि आपके आंसर गलत है, कभी कभी वंस इन अ वाइल होता है वो, तो उस केस में पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। रियल इमेज सेम साइड पे बना, नेगेटिव। कॉन्केव मिरर का सेंटर लेफ्ट साइड में था तो रेडियस भी नेगेटिव, फोकस भी नेगेटिव, इमेज साइज भी नेगेटिव, क्योंकि रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट साइज पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, बराबर। तो इन दिस केस व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म, और वैसे व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म, तो रियल इमेज तो कॉन्केव ही बनाता है, तो हम कॉन्वेक्स की बात ही नहीं कर रहे। तो रियल, जैसे ही ये रियल इमेज ऐसा वर्ड भी सुना तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट साइज को छोड़ के बाकी सारे के सारे नेगेटिव है। What I am trying to do is to increase speed of calculation for you, क्योंकि तुमने देखा रियल है, बस बात खत्म हो गई, सब कुछ नेगेटिव है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ओ छोड़ के। देन वर्चुअल इमेज इज ऑन द अदर साइड, लेकिन मिरर तो कॉन्केव है, नेगेटिव नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि इमेज इज इरेक्ट, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को छोड़ के बाकी सारे होते हैं पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। क्यों ऐसा, वर्चुअल इमेज इज ऑन द राइट साइड, फोकस और रेडियस, मतलब फोकस और सेंटर दोनों कहाँ पे है, राइट साइड पे, पॉजिटिव पॉजिटिव। और वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट तो पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट इज अबव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव इज पॉजिटिव। होता याद रहेगा, गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडे।